कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप सभी को हमारे टारगेट ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। थंबनेल देखकर पता चल ही चुका है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 एवं प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने से पहले उनके बारे में हम लोग क्या करके जानेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है और उसके बनाने की विधि क्या है। अगर आपको ये अभी जो हम बताने वाले हैं, अगर वो सारी चीज आपको समझ में आ जाता है तो सोच लीजिए कि आपको प्रश्नावली 1.1 एवं 1.2 बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं आपके द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या है। संख्या मेनली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्याएं। क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं। और आपका दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्याएं। तो आपको पता चल चुका होगा कि संख्या कितने प्रकार की आती है? दो प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक। इसके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ना है, ये 11th क्लास में। किस क्लास में? 11th क्लास में। लेकिन हम लोग 10th क्लास में क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। तो देखिए, वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, संख्याएं, और दूसरा होता है आपका अपरिमेय संख्याएं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो हमें अभी इतना पढ़ रहा है। वास्तविक संख्या में हमको पढ़ना परिमेय और अपरिमेय। इस परिमेय अपरिमेय पढ़ने से पहले हमें और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना। फिर आपका आता भाज्य, अभाज्य, इसे भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए इनको मिटाने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा, है ना। हम चिपका दिए हैं उसको, ऊपर से ही चिपका दिए हैं। देखिए, हम लोग मैथ को जो पढ़ने वाले हैं ना, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं, ज्यादा टफ नहीं। जो किताबी लैंग्वेज होता है ना, बहुत सारा टफ होता है, मतलब सबके लिए नहीं होता है, लेकिन हम लोग गाँव देहात वालों के लिए बहुत टफ लगता है, ठीक है ना। तो हम लोग अपनी भाषा में पढ़ने वाले, अपनी भाषा में। जैसे हम लोग हल खेत बकरी नहीं चराते, उसी तरह अपनी भाषा में ही पढ़ना। देखिए, पढ़ना से मतलब क्या है? समझना। आपको जिस भाषा में आपको जैसे समझ में आ रहा है आप वैसे ही समझिए, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे, जो आसान भाषा में जो हम लोग को समझ में आए वैसे उसी तरह समझेंगे। देखिए, आप लोग दिखाई मिल रहा है ना। प्राकृतिक संख्या, ऐसी संख्या जिनको गिना जा सकता है। क्या जा सकता है? गिना जा सकता है, गिनती में आता है वो। लेकिन उसमें क्या नहीं आना चाहिए? शून्य नहीं आना चाहिए। शून्य मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4, है ना। फिर आपका दशमलव में 1.5 1.6 1.7 कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए? मतलब उसका शुरुआत जो करता है ना, जीरो से नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? जीरो से नहीं करता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। अब ऐसे भी जानते हैं आप लोग, प्राकृतिक मतलब क्या आता है? नेचुरल, नेचर, जो हम लोग आसपास जो देखते हैं सब क्या प्राकृतिक है। खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। 1 2 3 4 5 होगा, है ना। अब उसके आगे देखिए, पूर्ण संख्या। क्या आपका? पूर्ण संख्या मतलब वो प्राकृतिक संख्या का ही रूप है, लेकिन उसमें क्या आ गया? देखिए, जीरो ऐड हो गया है। पहले में क्या था? प्राकृतिक 1 से शुरू हुआ था, पूर्ण 0 से शुरू हुआ, बस इतना ही अंतर है। पूर्ण मतलब देखिए, अब कोई भी चीज, अब पूर्ण मतलब क्या? तो पूरा, है कि नहीं। अगर हम बोलेंगे कलम, हाँ ये कलम तो है, लेकिन क्या पूर्ण है? नहीं है। ये क्या है? ढक्कन उसका। जब तक हम इसको नहीं लगा कर रखेंगे, आपको नहीं दिखाएंगे ऐसे करके, तब तक ये पूर्ण कलम नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसे खोल के रखेंगे तो ये भी कलम है, लेकिन इसको कलम कहेंगे नहीं, इसको ढक्कन कहते हैं। लेकिन ये तो कलम कहेंगे ना इसको। बस उसी तरह ये वाला हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, है ना। और ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। मतलब हम लोग मैथ बनाएंगे तो हम लोग 1 से लेकर अनंत तक का तो उपयोग करते ही करते हैं, लेकिन जीरो का भी तो उपयोग करते हैं ना। तो जीरो, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? पूर्ण। पूर्ण मतलब जो जीरो से शुरू हो, जो जीरो से शुरू हो, जीरो से शुरू हो। समझ में आया आगे आप लोगों को? आप देखिए अगला, पूर्णांक, है ना। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या का ही रूप है पूर्णांक, है ना। लेकिन उसमें क्या जुड़ जाता है? धनात्मक तो ऑलरेडी रहता है, उसमें क्या जुड़ जाता है? ऋणात्मक। क्या जुड़ जाता है आपका? ऋणात्मक।
बाकी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है पूर्णांक संख्या जिसे किसे कहता है, ठीक है ना। तो पूर्णांक मतलब क्या, पूर्ण का ही रूप है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। हम लोग जानते हैं कि 0 की उधर जाएगा तो क्या होता है प्लस, और 0 की इधर आएगा तो माइनस, जानते हैं। तो अब देखिए पूर्णांक मतलब क्या होगा, ये तो आपका पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक माइनस चलाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, इधर डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक में मतलब पूर्ण संख्या ही होता है, लेकिन इसमें धनात्मक प्लस को क्या कहते हैं हम लोग, धनात्मक, अब माइनस को ऋणात्मक, मतलब उसमें धनात्मक भी आ जाए और ऋणात्मक भी आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए अब आप लोगों को दिखाई मिल रहा है अभाज्य संख्या है कि नहीं, दो होता है भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य मतलब ऐसी संख्या जो भाग लगे, भाज्य मतलब क्या, भाग लगना, भाज्य मतलब भाग लगना। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, केवल पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग अभाज्य संख्या, क्या पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, आपको थोड़ा बता दी समझाने के लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले अभाज्य संख्या, देखिए ऊपर में आपका आया होगा अभाज्य और अभाज्य संख्या, क्या है अभाज्य संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, है ना, एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। मतलब एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, देखिए कोई भी संख्या एक से कटता ही है, कटता है, जैसे 7 को काटेंगे 1 से तो 7 1 का 7। तो हम लोग जानते हैं 1 से किसी संख्या को गुना करते हैं तो वही संख्या आता है, और 1 से किसी संख्या को अगर भाग करते हैं तो वही संख्या आता है। अगर 1 से अगर 7 को गुना करेंगे तो 7 ही आएगा, 1 से अगर 7 को भाग देंगे तो 7 ही आएगा, मतलब समझने वाली बात है ना। तो एक को एक तो होगा ही होगा, और क्या है स्वयं से, मतलब 7 है तो भी 7 से ही भाग जाएगा, 7 1 का 7। मतलब देखिए किसी भी संख्या को भाग देंगे तो 1 और 7, 1 और 7 और 7 और 1, मतलब अगर हम देंगे यहाँ पर 5 को अगर 1 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो क्या होगा 1, मतलब जो संख्या है उसी संख्या से भाग दे रहे हैं, और फिर 5 को अगर हम 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आएगा जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो 5 भी 1 है और यहाँ पर भी 1 और 5 है, मतलब अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। सीधी सी अगर बात बोलेंगे तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, उसके अलावा नहीं हो। सीधी सी बात है कि ऐसी संख्या जिसकी गुणनखंड कितने हो 2 हो, कितनी हो 2 हो, उसके अलावा और ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसका गुणनखंड आपका देखिए कितना है 2 ही है। लीजिए 8, 21 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। इनका देखिए 1 2 3 4, इसका गुणनखंड क्या है 4, और इनका गुणनखंड क्या है 2। तो जिसका 2 गुणनखंड है 2 है ना, या 2 से कम तो 2 ही होता है, जिसका 2 का गुणनखंड उसे हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या, क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। और जिसका 2 से ज्यादा आ गया, जो से 2 से ज्यादा, 2 से मतलब ज्यादा मतलब क्या 3 4 5 6, अगर 2 है तो अभाज्य, अब 2 से ज्यादा आ गया तो भाज्य, बस इतना ही अंतर है। ऐसी संख्या जिसका न्यूनतम गुणनखंड 2 हो, उससे ज्यादा नहीं हो, तो आपका वो क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड आता है तो आपका क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, अपनी छोटी सी भाषा में समझेगा, अपनी भाषा में छोटी सी। कहता है कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, Q बराबर शून्य नहीं। P/Q मतलब क्या, देखिए बटे में मतलब
बटे के रूप में होना चाहिए, मतलब जैसे 2/4 है कि नहीं, 5/6, ये सब आपका क्या हो गया, P बटे Q के रूप में हो गया, P बटे Q के रूप में हो गया, मतलब बटे के रूप में। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, अंश हर जैसे हम लोग कहते हैं, अंश बटे हर, है ना, P बटे Q के रूप में। लेकिन Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। कैसे, देखिए, अगर आपका ऊपर में 0 है, बटे में 2 है, ये आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन 1 है, 2 है, फिर भी परिमेय संख्या है। आपका 2 है और 2 है, काट के बचेगा क्या आपका 1, फिर भी परिमेय संख्या है। अगर सीधी सीधी बात अगर लिख दें हम 5, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि बटे में 1 क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। अगर लिख देंगे 10, है ना, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे में क्या रहेगा, 1, ये भी परिमेय संख्या है। जैसे और देखिए, फिर देखिए 2 + 2 + 3 बटे 4 घटा 2, है ना। अब हल करना पड़ेगा इन्हें, 2 2 4 और 3 7, 4 में 2 गया 2, ये भी मेरा परिमेय संख्या है कि नहीं है। लेकिन 5/0 क्या यह परिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि यहाँ P बटे Q बराबर क्या है, 0। Q बराबर 0 किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। अगर आपका P बटे Q और Q बराबर 0 आ जाता है तो आपका परिमेय संख्या नहीं होंगे, साफ साफ, है कि नहीं। जैसे अगर हम दूसरी एग्जांपल में समझेंगे तो देखिए, कुछ भी रहे ऊपर में 2 + 4 और यहाँ पर 4 घटा 4, देखिए तो 2 + 4 कितना का 6, 4 में 4 गया तो 0, तो ई वाला भी मेरा परिमेय संख्या नहीं होंगे। सीधी सी बात है, केवल आपको सीधी भाषा में नहीं रहेगा कि 2 है कि 4 है कि 1/2 1/5, ऐसे भी तो रह सकता है, बटे में जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी रह सकता है ना। लेकिन हमको हल करने के बाद नीचे में क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। अगर आपका ऊपर में 0 आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन नीचे में क्या नहीं आना चाहिए, आपका 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे में 0 आता है तो आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगे। अगला देखिए, अपरिमेय संख्या, तो सीधी से एक भाषा में अगर बोले तो जो परिमेय संख्या नहीं है कि नहीं, वो आपका क्या कहला जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होंगे। जो परिमेय संख्या नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या मतलब क्या, जैसे 4/0 ये आपका परिमेय संख्या है नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, है ना। मतलब ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वैल्यू प्राप्त नहीं किया जा सकता, पूर्ण वैल्यू प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम कोई भी सवाल ले ले, अगर 4/2 ले ले तो 2 दूनी 4 बराबर 2/1, है ना। इसको भी हल करेंगे तो भले दशमलव में आए, लेकिन इसका पूर्ण वैल्यू क्या होता है, प्राप्त होता है, मतलब उसके आगे और नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू सही का सही प्राप्त होता है। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होता है, आपका पूर्ण वैल्यू प्राप्त ही नहीं होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे पाई होता है, आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ पाई, जिसका मतलब 22/7। अगर ऐसे इसको देखें 22/7, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। लेकिन पाई मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या। आप ई वाला दोनों बढ़िया से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, पाई भी दे देगा 22/7 भी दे देगा, इनमें से बोल देगा कि कौन सा परिमेय संख्या है कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पाई आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, 22/7 आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए रूट भी होता है, रूट के अंदर अगर कुछ रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ, इसको हम लोग कहते हैं लघुत्तम समवर्तक मतलब लॉसो, इसे हम लोग कहते हैं महत्तम समवर्तक मतलब मॉसो, ठीक है ना। लॉसो और शॉर्टकट में मॉसो, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक, लॉसो और मॉसो। हम लोग लॉसो मॉसो बनाने जानते हैं, लेकिन हम लोग क्या कैसे बनाएंगे, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से देखिए, जैसे कोई भी ले लीजिए आप, जैसे बोलेंगे 6 और 12 का, है ना, तो 6 और 12 का तो पहले इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर 6 लिखे और यहाँ पर 12 लिखे, तो हम लोग इधर गुणनखंड करते हैं,
6 का करते हैं। किससे करेगा आपका? 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और क्या हो जाएगा? 3 से 1, इसका क्या आ गया? 2 गुना 3 गुना 1, मतलब 2 गुना 3 गुना 1। अब यहां लिख देते हैं इसका 2 गुना 3 गुना 1, आपका 6 का निकला। अब हमें किसका निकालना? 12 का। तो देखिए 6, 2 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो एक बार में कट गया। तो क्या आपका आ गया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। देखिए 2 गुना 2 मतलब एक ही जैसा है ना, इसका एक और एक पावर चला गया, 2 गुना 2, 2 के पावर गुना 3 गुना 1। चलिए हम कर देते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 1। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का 6 और 12 का क्या करना है? एलसीएम निकालना है। क्या करना है? और 6 और 12 का एचसीएफ। देखिए एलसीएम में क्या होता है? लघुत्तम, है ना। लघुत्तम मतलब क्या? बड़ा। लघुत्तम मतलब बड़ा। लघुत्तम मतलब क्या होता है? बड़ा। तो देखिए इनमें से, है ना, देखिए जो कॉमन है ना, जो कॉमन रहेगा मतलब तो दोनों में रहेगा, जो संख्या दोनों में रहेगा। जैसे देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो 2 और 2, है ना, इसमें दोनों में है। इनमें से बड़ा कौन है? 2 पर इसमें कुछ नहीं, तो क्या होता है? 1 होता है। तो ये बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? ये वाला बड़ा है। 2 पर 2, उसको हम लिखेंगे 2 पर 2। 2 का काम खत्म। अब अगला कॉमन देखिए 3 है। क्या है? 3 है। चलिए थोड़ा सोनी तो डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। हाँ क्या है? 3 है। तो देखिए तो 3 है, तो 3 में बड़ा कौन है? दोनों तो बराबर है, तो दोनों बराबर है में तो दोनों में से एक को लिख दीजिए, कोनो बात नहीं। अब 1 है, देखिए हम लोग 1 लिखते भी है, नहीं भी लिखते चलेगा, लेकिन एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम में हमको जरूरत पड़ता है तो लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है लिखने में का। अब इनको गुना कर दीजिए, 2 का पावर 2 मतलब क्या? 2 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 1 का 12। आपका 6 और 12 का एलसीएम कितना निकल गया? गुणनखंड विधि से 12। अब देखिए एचसीएफ का, अब हमें किसका करना है? एचसीएफ का। ये मिटा देते हैं ताकि उसमें समझ में आ जाए। जो था पहले हम लोग लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 1, और 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 1। अब देखिए एचसीएफ, महत्तम, महत्तम मतलब छोटा, महत्तम मतलब छोटा, एलसीएम मतलब लघुत्तम मतलब था बड़ा, तो हम लोग जो बड़ा था उसी को लिए थे, है ना। अब क्या है? छोटा। क्या है? छोटा। इसका और 1 2 एग्जाम्पल लेंगे, पहली वाला समझ लीजिए। छोटा, तो देखिए जो कॉमन हो उसमें से छोटा है कि नहीं? जो कॉमन हो उसमें से छोटा। अब इन दोनों में छोटा कौन है? यही वाला है 2। ये 2 पर 2 बड़ा हो गया। अब इन दोनों में कॉमन में छोटा कौन है? दोनों बराबर है, दोनों को बराबर एक ही होगा लिखेंगे। अब 1 है तो 1 तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए 2 तिया 6 गुना 1 बराबर 6। तो एलसीएम निकल गया मेरा 12 और एचसीएफ मेरा निकल गया 6। जब तीनों में कॉमन था तो आसानी से हम लोग बना लिए। अब ऐसा देखेंगे कि अब इसमें से गुणनखंड कुछ कम हो, इसमें से कुछ गुणनखंड ज्यादा हो। अब हम लोग थोड़ा बड़ा वाला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बड़ा वाला। अगला सवाल हम लोग बनाए थे 6 और 12 का, अब हम लोग बनाएंगे 6 और 20। हम सबसे आसान भाषा से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, फिर आगे जाके हम लोग टफ वाला क्वेश्चन भी बनाएंगे। अब हम लोग किसका बनाएंगे? 6 और 20 का। अब बोला जाए कि इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, तो कोनो बात नहीं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 6 और 20 लिख लिए। अब इनका गुणनखंड करते हैं। 6 का आपका क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 1, मतलब 2 गुना 3 गुना 1, 2 गुना 3 गुना 1। अब 20 का 2 से कितना बार में? 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, और फिर 5 में 1 बार में। तो 2 गुना 5 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 पर 2 5 गुना 1। तो 2 पर 2 5 गुना 1। चलिए हो गया। अब हमें क्या करना है? 6 और 20 का क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है, और 6 और 20 का एचसीएफ। एचसीएफ तो एलसीएम मतलब क्या? तो लघुत्तम। लघुत्तम मतलब जो बड़ा हो, हाँ, और कॉमन में है तो बड़ा। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। क्या है? 2 है,
तो चलिए 2 कॉमन है, तो 2 में बड़ा कौन है? 2 पर पावर 2। और कोई कॉमन है? इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, इसमें एक एक छोड़िए, 5 है तो इसमें 5 है नहीं, है कि नहीं? तब सर कैसे होगा? अब तो यहां पर कैसे, अब तो कॉमन है नहीं। लघुत्तम में जो कॉमन रहेगा उसमें से जो बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे, अगर बाकी कॉमन नहीं है तो सबको ऐसे ही उतार देंगे। जैसे इसमें क्या बचा? 3 3, एक को हम लोग सब लास्ट में लिखेंगे, इसको लिखेंगे फिर भी नहीं लिखेंगे फिर भी, इसलिए लोग लास्ट में लिखते हैं। अब देखिए, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुना करने पर वही संख्या आता है। इधर 3 लिख दिया, अब इधर क्या बचा? 5, अब बार लास्ट में 1 लिख दिए, है ना? ये हो गया। देखिए जो कॉमन था उसमें से जो बड़ा था उसको लिखे एक बार, है ना? अब बाकी जो कॉमन नहीं है उनको सबको क्या कर दिए? उतार दिए। उसी का उल्टा हो जाएगा आपका एचसीएफ। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम, महत्तम मतलब छोटा, जो कॉमन है उसमें से छोटा कौन है? दोनों में से कॉमन 2 है, इसमें से छोटा जो 2 है लिख दिए। अब बाकी कोई कॉमन है? एलसीएम में क्या था कि जो कॉमन नहीं था हम उसे भी उतारते थे, लेकिन एचसीएम में वैसा नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसको हम लोग छोड़ देंगे। अगर इसको हल करेंगे, हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब 12 पंचे 60, 6 और 20 का एलसीएम कितना निकला मेरा? 60। लेकिन एचसीएफ कितना निकला? 2, तो मेरा क्या आंसर इसका हो जाएगा? 2, है ना? बस इतना सिंपल सी भाषा है, और सिंपल सा है और आसान सा है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा एलसीएम और एचसीएफ। ये 2 अंक वाला था, अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं? 3 अंक वाला। कितने अंक वाला? 3 अंक वाला भी समझ में आ गया तो सोचिए आपका एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि में आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग लेते हैं 3 अंकों वाला, है ना? चलिए ले लेते हैं, सबसे आसानी से लेते हैं 6, 72 और 120। ये हम लोग एग्जाम्पल से उठा रहे हैं ना, एग्जाम्पल से 6, 72, 120। चलिए इनका हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो पहले लिख लेते हैं 6 का, 72 का और 120 का। तो चलिए पहले 6 का निकालते हैं। तो 2 तिया 6, तो 2 गुना 3 गुना 1, 2 गुना 3 गुना 1 हो गया। अब आपका आ गया 72 का, 2 से कितना आ जाएगा? 36, 2 से आपका 18, 2 से 9, 3 तिया 9 और 3 से 1 बार, मतलब 2 कितने बार है? 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2 और 3 कितने हैं? 2 बार। 3 गुना 3 गुना 1। अब इनको क्या कर देंगे? 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 1, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 1 हो गया। अब आपका आ जाएगा 120 का, तो 2 से कितने बार में? 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, 3 से 5, है ना? फिर 5 से 1 बार में, मतलब कितना बार में आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1, है ना? 5 गुना 1 आप लोग को दिखाई मिल रहा है ना उधर? तो चलिए इसको लिख देते हैं 2 2 2, 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 1, है ना? ठीक है ना? हाँ, 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 1। अब हमें क्या करना है? 6, 72 और 120 का क्या निकालना है? एलसीएम, और 6, 72, 120 का एचसीएफ, है कि नहीं? तो हम लोग पहले जैसे बनाए थे उसी तरह बनाएंगे, सेम टू सेम उसी तरह बनेगा। एलसीएम में लघुत्तम, लघु मतलब जो कॉमन है उसमें से बड़ा। देखिए 2 2 2 में बड़ा, बड़ा कौन है? तो 2 पर पावर 3। अब देखिए 3 3 3 3, इसमें से बड़ा कौन है? 3 पर पावर 2। अब कोई बचा कॉमन में? नहीं, तो जो बचा वो लिख देंगे। इसमें से केवल 5 ही बचा, 5 गुना 1, है ना? अब सोचिए गुना करते हैं, तो इनको क्या गुना करने से क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 8। अब फिर गुना,
3 गुना 3 मतलब 3 तिया 9 गुना 5 गुना 1, तो 8 पंच 40 है ना, 40 नम 9 4 36 360, तो अब मेरा ये वाला कितना हो जाएगा 360, आप लोग गुना कर लीजिएगा है ना 360। अब देखिए एचसीएफ में, एलसीएम तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो बना लेते फटाक से। अब एचसीएफ में जो कॉमन है उसमें से छोटा, इनमें से कॉमन कौन में है, देखिए 2 में सबसे छोटा पे 2 पर पावर 1, कुछ नहीं रहता हमें क्या रहता है 1, तो 2 ही लिखेंगे। 3 में से सबसे छोटा क्या है 3, तो 3 ही लिख दिए है ना। अब कुछ बचा 1, तो 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6। चलिए अब हम 2 ऐसी संख्या लेते हैं जिसका कोई कॉमन ही ना हो, जैसे कि 21 और 25 का। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। अब देखिए 21 लिखे और इसका 25, अब इसका गुणनखंड करते हैं। चलिए 21 आपका 2 से कटेगा नहीं है, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 से एक बार में 3 गुना 7 गुना 1, 3 गुना 7 गुना 1। अब बचा 25 का, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, तो 25, फिर 5 से, 5 1 का 5, मतलब 5 गुना 1 बराबर 5 का पावर 2 गुना 1। अब हमें क्या निकालना है 21 और 25 का एलसीएम और 21 और 25 का एचसीएफ। एलसीएम में हम लोग जानते हैं जो कॉमन हो उसमें से जो बड़ा हो उसी को लिखते हैं, लेकिन देखिए इसमें 3 है, इसमें क्या 3 है, इसमें 7 है क्या, इसमें 7 है, इसमें 5 है क्या, इसमें 5 है, कुछ है कॉमन एक को छोड़ के है ना, कुछ कॉमन है क्या, नहीं ना है। तो सर अब कैसे हम लिखेंगे, कब जब कॉमन रहता था उसमें हम लोग बड़ी संख्या को लिखते थे, बाकी सबको उतार देते थे उसी तरह सेम टू सेम। अब जब कॉमन ही नहीं है तो सबको लिखेंगे, ऊपर में जो है जितना है 3 गुना 7 गुना, नीचे में कितना है 5 पर 2, अब बचा क्या 1, ये मेरा हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 25 25 दिया 75 है ना। अब 75 को फिर किससे गुना करना 7 से, तो 7 5 35 का 5 हाथ में रहा 3, 7 7 49, 50 51 52, आपका कितना आ गया 525। आप लोग एक बार गुना करके देख लीजिएगा ना सही है कि नहीं। अब देखिए एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसमें से जो छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कोई कॉमन है क्या, नहीं ना है, लेकिन देखिए एक है, क्या है, और जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम लोग को क्या बचा है, एक बचा है, क्या बचा है एक। तो वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड में कोई कॉमन संख्या ना रहे, है कि नहीं, तो जो मेरा एक बचेगा ना वही मेरा एचसीएफ में हो जाएगा। इनका एलसीएम हो गया 525 और एचसीएफ 1 गुणनखंड विधि से, चाहे 2 अंक वाला संख्या रहे, 3 अंकों की संख्या रहे, 4 अंकों की संख्या रहे, आप किसी भी तरह से बनाइएगा सेम टू सेम इसी तरह बनने वाला है। चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर इससे कुछ फायदा हुआ है और आप चाहते हैं कि दूसरों को भी फायदा हो तो वीडियो को आपके फ्रेंड बहन आपको सिस्टर जिसको भी हो सके आप इसको शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई मिस्टेक हमसे हो चुका है तो आप कमेंट में जरूर लिख के बता दीजिएगा। अगली बार से हम उसको क्या करना चाहेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।